सो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीएम्बल से। सो प्रीएम्बल को शुरू करेंगे उसके पहले आपको ये बता दूं कि प्रीएम्बल से जुड़ी हुई खास चीजें मुझसे, आपसे या हम सब से। हम जब स्कूल में जाया करते थे तो आप सबको याद होगा कि हमारी जो टेक्स्ट बुक हुआ करती थी, टेक्स्ट बुक के स्टार्टिंग में प्रीएम्बल लिखा होता था, जिसमें इतने डिफिकल्ट वर्ड्स हुआ करते थे कि हम उसे समझ ही नहीं पाते थे। अगर हमें उसी टाइम हमारी टीचर्स प्रीएम्बल को समझा के दे देती तो हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ये अच्छे से समझ जाता, या फिर हमें प्रीएम्बल का मीनिंग भी अच्छे से पता चल जाता था। बट काफी बार टीचर्स ये समझाते ही नहीं थे कि भैया प्रीएम्बल होता क्या है। तो आपको अभी ये समझना है सबसे पहले, ताकि आप आने वाले जनरेशन्स को ये मौका हमेशा दो कि आप उनको समझा पाओ कि भाई साहब प्रीएम्बल क्या होता है। सो बाकी लोगों को समझाने के लिए हमें पहले समझना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रीएम्बल को समझने की। प्रीएम्बल को समझने की हम जो कोशिश करेंगे उसमें सबसे पहले प्रीएम्बल में लिखा क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम सब मिलकर पढ़ेंगे सबसे पहले टेक्स्ट ऑफ प्रीएम्बल। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and to give to ourselves this constitution। ये आपने अभी टेक्स्ट पढ़ी। हो सकता है कि ये टेक्स्ट में जो चीजें लिखी है ये फिलहाल आपके लिए नई होगी, बट अभी कुछ टाइम में आप मैजिक देखोगे कि आप अब यही टेक्स्ट जब मैं आपको वापस पढ़ने लगाऊंगा ये सब समझने के बाद, तो आपको ये टेक्स्ट जो है इसकी पूरी जानकारी होगी। सो चलिए अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं पूरी तरह से। अब जब हम समझने की एक कोशिश करेंगे इस टेक्स्ट को, सो अब आप देखिए सबसे पहले जो चीजें लिखी है। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो यहाँ पे जो ये प्रीएम्बल है ना, इसको मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, या फिर मैं आपको इसको तोड़ के बताता हूँ। इसको हम डिकोड करेंगे सबसे पहले। तो डिकोड करने की कोशिश करते हैं। डिकोड किस तरह से करना है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसके पहला जो पार्ट है इसकी, ये जो आपको पहले दिख रहा है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, आप जानते हो हम सब इस देश के नागरिक। वी द पीपल ऑफ इंडिया ये क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया ये सोर्स है, दिस इज द सोर्स। एक बार सब चेक कीजिएगा, मोबाइल फोन सबके म्यूट है क्या? म्यूट है या नहीं एक बार चेक कीजिएगा सब। मुझे कुछ आवाज आ रही है। जस्ट अ मिनट। यस, एक बार सब चेक करेंगे। मैं म्यूट करता हूँ। ओके जस्ट अ मिनट। हाँ चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जब हम देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि ये जो पहला यहाँ नाम लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये है क्या? तो यही वो लोग हैं जिन्होंने ये प्रीएम्बल बनाया है। अब आप सोच रहे होंगे प्रीएम्बल यानी प्रीएम्बल नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात है। अगर आपको कोई भी पूछे कि आपका देश कैसा है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, तो उसको बोलना ये प्रीएम्बल जो लिखा है यही हमारा देश है, यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया टेक्स्ट है जिसमें आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन हो जाता है, आपका पूरा देश का नेचर डिफाइन हो जाता है। पीपल ऑफ इंडिया ने लोगों ने बनाया। लोगों ने कैसे बनाया आप जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी इसमें लोगों ने चुना था अपने लीडर्स को, ठीक है, इनडायरेक्टली चुना होगा, फिर भी जो मेंबर्स आए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो इलेक्टेड थे, इनडायरेक्टली होंगे, इसीलिए हम लोगों ने ही बनाया है, ऐसा यहां पे माना जाता है। सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। कोई बोलेगा आपका देश कैसा दिखता है, तो हमारा देश ऐसा दिखता है। दिस इज द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। दूसरा, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी। व्हाट इज दिस? सो अगर इसकी बात करें तो ये सब जो चीजें, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्यों लिखा है? ताकि हम लोगों को जस्टिस दे पाए, ताकि हम लोगों को लिबर्टी दे पाए, ताकि हम देश में इक्वालिटी ला पाए, ताकि हम देश में फ्रैटर्निटी ला पाए। ठीक है, वर्ड्स नए नए लग रहे होंगे, आप फैमिलियर हो जाओगे। उसके बाद इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहाँ पे एक डेट लिखिए, दैट इज 26th day of November 1949। नाउ व्हाट इज 26 November 1949? इट इज द डेट ऑफ एडॉप्शन। जिस दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया था ये वो डेट है। सो दिस इज द डेट ऑफ एडॉप्शन जिसको कहा जाता है। सो हम अपने प्रीएम्बल को सबसे पहले 4 पार्ट्स में बांट सकते हैं। फर्स्ट इज सोर्स, कहां से आया है, तो लोगों से। दूसरा, हमारा देश कैसा है, तो सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्यों हमने लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि हम जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी ला सके। उसके अलावा ये जो डेट है आखिरी में लिखी हुई, ये है डेट ऑफ एडॉप्शन। सो यहां तक के 4 पार्ट में जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रीएम्बल को बांटा है, यहां तक चीजें क्लियर हुई। सिर्फ यहां तक, अभी मीनिंग समझने का है। यहां तक क्लियर हुआ? क्लियर? यस, है ना।
क्लियर। तो कल हमें कोई भी अगर एक्सप्लेन करने बोलता है प्रिएम्बल क्या होता है, देखिए अब ये कैसा है कि जिसको बिल्कुल ही नहीं पता उन लोगों को एक्सप्लेन करना है तो आपको उनको सबसे पहले बताना पड़ेगा दीज आर द 4 पार्ट्स और प्रिएम्बल। 4 पार्ट्स बताने के बाद, हाँ यस, हाँ ये भी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे सोलेमली रिजॉल्व ना, हाँ ये भी मैं यहाँ पे पूरा आपको बताता हूँ, ठीक है। तो एक एक चीज को समझते हुए हम चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जिसको जिसको जो जो चीजें डिफिकल्ट जाएगी वो मुझे पूछते रहेगा। अब यहाँ पे हम आते हैं कि सबसे पहले वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व। अब सोलेमली का मीनिंग होता है एक हम जैसे कह सकते हैं कि डिग्निफाइड मैनर में हम सब मिले हैं, या फिर हम कहेंगे एक फॉर्मल तरीके से हम मिले, उसको सोलेम कहते हैं। जैसा ये लीगल वर्ड है, एक्चुअली ये वर्ड आप लोग फैमिलियर नहीं रहेंगे क्योंकि दिस इज द लीगल वर्ड, सोलम अफर्मेशन एंड ऑल, इट इज रिटन इन द लॉ। ये लॉ जब लिखते हैं या केसेस जब फाइल होती है तब सोलेम कहा जाता है। सोलेम यानी सिर्फ आप इतना याद रखिएगा, एक सिंसियरिटी के साथ या डिग्निटी के साथ मिलना उसको कहते हैं, या फॉर्मल तरीके से मिलना, दैट इज सोलेमली रिजॉल्व होना, है ना। एक होता है नॉर्मली आना और एक होता है फॉर्मली आना, ठीक है, समझ रहे हैं ना, क्लियर। सीरियस कह सकते हैं, फॉर्मली कह सकते हैं, या सत्यनिष्ठा वर्ड हम यूज करते हैं, पता हिंदी में सत्यनिष्ठा। डिसेंट भी बोल सकते हैं बट एग्जैक्ट अगर वर्ड होना इसके लिए तो फॉर्मल या डिग्निफाइड तरीके से सत्यनिष्ठा के साथ बोलते हैं ना, यानी जो जो चीजें उसके सत्यनिष्ठा, वैसा हिंदी में सत्यनिष्ठा वर्ड यूज होता है इसके लिए। वैसा एक फॉर्मल तरीके से मिलना, देखिए आप कभी मिलते हैं असेंबली में तो फॉर्मल तरीके से मिलते हैं, आप अगर दोस्तों में पार्टी करने मिल रहे तो अलग तरीके से मिल रहे, समझ रहे ना, दो तरीका, उस तरीके से मिलना। क्लियर हुआ एक तरीके से सबको ये, ठीक है, क्लियर। हाँ तो अभी भी आपको, हाँ तो अभी आपका यस नो आते रहना चाहिए क्योंकि पूरा समझना है आपको प्रिएम्बल। अभी मैं आपको ये चीजें पूरी समझाने वाला हूं। सो चलिए एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला वर्ड है सोवरेन। सो सोवरेन से शुरू करते हैं, क्या होता है सोवरेन का मीनिंग मैंने आपको उस दिन बताया था। सोवरेन यानी हमारा जो देश है वो किसी पे डिपेंड नहीं है। यस वेरी गुड, हम किसी पे डिपेंड नहीं है, हम किसी भी इंटरफियरेंस हमारे अंदर किसी का नहीं है, हम पे कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता कि हमने क्या करना चाहिए। हम सबसे पहले अपने डिसीजन चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, हमारा देश खुद के डिसीजन खुद लेगा। पहले ही आपको बता देता हूं, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। हम अगर किसी के साथ वॉर कर रहे हैं या किसी के ऊपर किसी के साथ कोई रिलेशन बना रहे किसी कंट्री के साथ, तो हमें दूसरे देशों को पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं ऐसा करूं कि नहीं करूं। हम अगर देश में इमरजेंसी लगा रहे तो हमें किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, और ऐसे देश को सोवरेन कहा जाता है। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि सोवरेन ये वर्ड, ये इट इंप्लाइज द इंडिया इज नाइदर डिपेंडेंसी नॉर डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट। सिंपल तरीके से आपको पढ़ना ये चीज है, मैं पहले आपको बता देता हूं। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी खुद को कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं सोचना है, सिंपल सोचिए। सोवरेन यानी वो व्यक्ति जो विदाउट एनी आउटसाइड इन्फ्लुएंस या किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, खुद के काम खुद कर सकता है, उसे सोवरेन कहा जाता है। इतना ही आपको याद रखना है ये वर्ड। पहली बात, वर्ड क्लियर है सबको सोवरेन अभी, ठीक है, यस 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 क्लियर। यानी मैं यही बोलूंगा कि देखिए हमें पाकिस्तान के साथ भी कैसे रिलेशन बनाना है वो हम खुद सोचेंगे, हमें किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। इंडिया विल थिंक हर सेल्फ, यानी वो खुद सोचेगी। तो ये चीजें हैं। अब ये होने के बाद सोवरेन पहला मीनिंग आपको क्लियर हुआ। इसीलिए हमारा देश कैसा है, हमारा देश सोवरेन है। हमने सोवरेन वर्ड सबसे पहले इसीलिए लिखा है क्योंकि हम एक टाइम पे इंडिपेंडेंट नहीं थे, वी आर डिपेंडेंट ऑन दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड नाउ वी आर इंडिपेंडेंट। हम ब्रिटिश की भी नहीं सुनेंगे, ना ही हम किसी की सुनेंगे, दैट्स व्हाई वी आर सोवरेन। ये है पहली बात। जैसे हम तिब्बत को सोवरेन फिलहाल नहीं कह सकते क्योंकि तिब्बत इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना। ये चीजें है ना, तो ये चीजें। दूसरा वर्ड यहां पे आ रहा है दैट इज सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट ये वर्ड आ रहा है तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि सोशलिस्ट का मीनिंग क्या होता है और क्या नहीं। सबसे पहली बात ये है कि ये जो वर्ड है सोशलिस्ट, ये पहले हमारे प्रिएम्बल में नहीं था, पहले ही बता देता हूं। दूसरा एक वर्ड है सेक्युलर, ये भी हमारे प्रिएम्बल में पहले नहीं था। तीसरा वर्ड है यहाँ पे इंटीग्रिटी, ये वर्ड भी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। देखिए जैसे कि हम कहेंगे सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड हमारे प्रिएम्बल में नहीं थे, इनको हमने ऐड किया है। हमने एक अमेंडमेंट किया था दैट इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ ईयर 1976 में हमने एक अमेंडमेंट किया, चेंज किया कुछ चीजें जिसमें हमने सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी ये तीन वर्ड ऐड किए। अच्छे से याद रखना, इसके ऊपर एमसीक्यू बनते हैं, डायरेक्टली बता देता हूं। और मैं आपको कल भी बता चुका हूं कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था 13 नवंबर को, दैट इज उसी का प्रीफेस हमारा प्रिएम्बल, वही हमारा प्रिएम्बल है, ऐसा समझ जाइएगा। और उसके साथ साथ अब वर्ड आता है सोशलिस्ट।
सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट ऐसे दो चीजें होती हैं। कैपिटलिज्म में मैं ये कहूंगा कि कैपिटलिज्म जो होता है, कैपिटलिज्म उसका अपोजिट अगर देखा गया वर्ड तो दैट इज सोशलिस्ट। अब सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म दोनों अपोजिट वर्ड है। इंडिया में कैपिटलिज्म सिर्फ नहीं है, सोशलिज्म सिर्फ नहीं, इंडिया में दोनों है। इंडिया की इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। इंडिया में सोशलिज्म भी है और कैपिटलिज्म भी है। अब कैपिटलिज्म यानी क्या बता देता हूं, हर चीज पे प्राइवेट की ओनरशिप होना, उसको कहते हैं कैपिटलिज्म। एंड बेस्ट एग्जांपल इज यूएसए। हॉस्पिटल्स भी प्राइवेट के, स्कूल्स भी प्राइवेट की, हर चीज प्राइवेट की। आपको इंडिया में प्राइवेट के स्कूल के साथ गवर्नमेंट की स्कूल भी दिखती है या नहीं? इतना सिर्फ मुझे आंसर दे दीजिए। दिखती है? यानी हमारे यहाँ पे कैपिटलिज्म भी है और सोशलिज्म भी है। इसका मतलब हमारे यहाँ प्राइवेट भी है और हमारे यहाँ गवर्नमेंट भी है, इसीलिए हम मिक्स्ड इकोनॉमी। अब भाई साहब हम मिक्स्ड है, ये एक सिंपल मैंने डेफिनेशन बताया कैपिटलिज्म और सोशलिज्म की, सिंपल डेफिनेशन। आपको इतनी ही पता रही तो काफी है। पॉलिटिकल साइंस जो पढ़ेगा उसको डेप्थ में जाना है, आपको नहीं। आप पॉलिटी पढ़ रहे हो है ना, जिसका ऑप्शनल रहेगा उसको डेप्थ में जाना पड़ेगा। आपके लिए इतना ही कि इसका ये मीनिंग जो मैंने बताया। अब मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया फिर सोशलिज्म यहां पे क्यों लिखा, जबकि इंडिया तो मिक्स्ड है। तो सोशलिस्ट वर्ड यहां ऐड क्यों किया? क्योंकि सोशलिज्म में कुछ चीजें आती है। सोशलिज्म में होता है एक तरह से जिसको हम कहते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। इंडिया का जो सोशलिज्म है उसको डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहते हैं। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मीनिंग होता है सोशलिज्म, इसका मीनिंग अच्छे से याद रखेगा। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म मींस जिसका एम होगा टू एंड पॉवर्टी, जिसमें हमें गरीबी खत्म करना है। पॉवर्टी के साथ साथ हम कह सकते हैं कि इग्नोरेंस, कुछ जो सेक्शंस है हमारे सोसाइटी में वो इग्नोर हो रहे हैं तो उनका इग्नोरेंस हमें खत्म करना है। उसके साथ साथ डिजीज जो होते हैं वो खत्म करना है। उसके अलावा एंड हम कह सकते हैं कि इनइक्वालिटी जो है देश में वो खत्म करना है। ये कुछ एम होते हैं सोशलिज्म के। सोशलिज्म में अगर देखिए कैपिटलिज्म में ये सब नहीं होता है। कैपिटलिज्म में प्राइवेट आपको ओनरशिप दिया, आप खुद का देखिए और खुद को रिच बनाइए। गवर्नमेंट कोई आपको ये नहीं करते बैठेगी कि आपको ये सब करना है, इक्वालिटी देना है। इक्वालिटी देगी तो भैया एक ऊपर एक नीचे जब जा रहा है तो गवर्नमेंट कैसे रोकेगी? तो ये सब कैपिटलिज्म में, सोशलिज्म में होता है। हम ये सब करते हैं इंडिया में, आपको पता है। हम पॉवर्टी को खत्म करने की कोशिश हमारी हमेशा लगी होती है। जो भी सेक्शंस जो भी है वल्नरेबल, जिनको इग्नोर किया जा रहा है सोसाइटी में, उनके लिए हम कुछ कर रहे हैं। डिजीज लोगों के लिए गवर्नमेंट कुछ करती है, इनइक्वालिटी खत्म करने के लिए गवर्नमेंट कुछ करती है। दैट इज द एग्जैक्ट मींस डेफिनेशन ऑफ सोशल। हाँ, डीपीएसपी में आएंगे हम, डीपीएसपी में भी पढ़ेंगे, है ना। तो ये यही है। सो दिस इज द ये प्रीएम्बल। तो यहाँ कुछ चीजें डीपीएसपी की है, कुछ चीजें फंडामेंटल राइट्स की है, कुछ फंडामेंटल ड्यूटी की है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही है ना। तो सोशलिस्ट, हाँ, यस 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 एग्जैक्टली। देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी इज अबाउट इकोनॉमिक्स एंड सोशलिज्म, ये जो है पॉलिटिकल टर्म में अगर हम बात करें तो अभी जो चीजें मैंने लिखी ना, एंड पॉवर्टी, डिजीज, ये सब चीजें, तो इसीलिए मैंने दोनों चीजें आपको बताई, एक इकोनॉमिक बताई, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए यहाँ पे पॉलिटिकल यानी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात होगी। ठीक है, ये यस या तो यहां पे देखेंगे इट एम्स द कॉन्स्टिट्यूशन टू ब्रिंग द सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, है ना। इकोनॉमी में तो हम है ही सोशलिस्ट, पूरी तरह नहीं है। इकोनॉमी में हम देखा गया तो हम मिक्स्ड हैं और सोसाइटी में हमें सोशलिस्ट एक तरह से पैटर्न पे रखना है, जिसमें हमारा एम क्या होगा, टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज, इनइक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी। और ये मीनिंग हमें बताया है खुद सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट में जब पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट को जब पूछा गया तो हम सोशलिज्म का यहाँ मीनिंग क्या है, तो सोशलिज्म का ये सब यहाँ पे मीनिंग है हमारे सोशलिज्म का। सो इसीलिए हम सोशलिस्ट खुद को कहते हैं। ये एक चीज याद रखिएगा। दूसरी बात है ना, तो यहाँ पे दो वर्ड्स आपको क्लियर हो गए, एक हो गया सोवेरेन, एक हो गया सोशलिस्ट। तीसरा वर्ड जो है दैट इज सिक्युलर। सिक्युलर मुझे आपको बताने की वैसे जरूरत नहीं है, बट एक सिर्फ आपका इशू सॉल्व करना है, वाई हमारा जो सोशलिज्म है, वाई हमारा सेक्युलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ वेस्टर्न सेक्युलरिज्म। ये सिर्फ मैं आपको बताने वाला। सेक्युलर स्टेट आप लोग जानते हो, आप लोग आंसर कीजिए। चलिए बताइए सेक्युलरिज्म क्या होता है, कोई भी बताए। वेरी गुड, इस्लाम है। वैसा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा देश का, बट यहाँ के हर सिटीजन को यस फॉलो करने का, हाँ फॉलो करने का राइट लोगों को दिया जाएगा। दैट
हाँ यस, सो ये थोड़ी सी अलग चीज है। अब देखिए मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। अब यहाँ पे आपने सेक्युलर पढ़ा, अब आपको सेक्युलर ये पता, इट मींस ऑल रिलीजन इन इंडिया हैव सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का कोई अलग से रिलीजन नहीं होगा, सभी रिलीजन को गवर्नमेंट का सपोर्ट रहेगा ही, इक्वल सपोर्ट देना चाहिए गवर्नमेंट ने, और एक सेम स्टेटस सभी रिलीजन को इस देश में मिलेगा, ऐसा हमारा देश है सेक्युलरिज्म। अब आपका एक टॉपिक है कि व्हाई द वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, ये अलग है हमारे सेक्युलरिज्म से। इसका अब हम मीनिंग जान लेते हैं सबसे पहले। तो मुझे एक बार बताइएगा, ये जानने से पहले मैं आपको अब 3 वर्ड्स बता चुका हूं, मुझे एक बार पहले बता दीजिएगा ये 3 वर्ड्स आपको क्लियर हुए? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, क्लियर सबको? यस यस, चलिए तो आपके यस आ गए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं और भी एनर्जेटिक हो जाता हूं आपको ये बताने के लिए कि अब कि वेस्टर्न और हमारे सोशलिज्म में क्या डिफरेंस है, अब सेक्युलरिज्म में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो वेस्टर्न कंसेप्ट है सेक्युलरिज्म का, वो क्या करता है। देखिए वेस्टर्न वाला पहले बताता हूं। वेस्टर्न कंट्रीज में उन्होंने क्या किया हुआ है कि सेपरेशन रखा हुआ है, कंप्लीट सेपरेशन है। सेपरेशन है 2 चीजों का, कौन कौन सी चीजों का? रिलीजन का, और दूसरी हम बात करेंगे स्टेट का, यानी हम कह सकते हैं पॉलिटिक्स का। इंडिया में गवर्नमेंट भी रिलीजन की चीजों में सभी रिलीजन की इक्वल हेल्प और इक्वल सपोर्ट कर सकती है। वेस्टर्न सोशलिज्म में ये काम जो है रिलीजन का, ये सिर्फ और सिर्फ चर्च को दिया हुआ है। चर्च के अपने फंड होंगे, चर्च विल प्रमोट द रिलीजन, चर्च विल सपोर्ट द रिलीजन, गवर्नमेंट का ये काम नहीं होगा। हमारा सेक्युलरिज्म जो है, यहां पे गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगा, गवर्नमेंट सबको इक्वल प्रोटेक्शन देगा सभी रिलीजन को, और हमने दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने डायरेक्टली लिखा हुआ है ये बात को कि हमारा यहाँ जो लोग हैं उनको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, वो लोग अपने रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। यानी हमारा स्टेट, यानी हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है, ये खुद हमें रिलीजन फॉलो करने का मौका देता है। जबकि वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में रिलीजन की कोई भी अगर बात है तो वो चर्च विल डिसाइड, गवर्नमेंट विल नॉट डिसाइड, स्टेट विल नॉट डिसाइड। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न एंड हम कहेंगे हमारा इंडियन सेक्युलरिज्म। सो इंडिया में गवर्नमेंट विल सपोर्ट एंड इन वेस्ट ओनली चर्च विल सपोर्ट। क्लियर सबको अभी ये चीज जो मैंने बताई? यस यस, चलिए तो यही मेन है। देखिए ऐसी चीजें होती है जो लोगों को पता नहीं होती है, और आपको पता होगी ना तब आप डिबेट कर सकते हैं। डिबेटेबल बनना है तो चीजों को जानना बहुत जरूरी है। हाँ, शॉर्ट में ये है कि गवर्नमेंट जो होती है, अब किसी रिलीजन को कोई इंस्टीट्यूट बनाना है अपना या कुछ करना है तो गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट कर सकती है, गवर्नमेंट भी उसको फंड दे सकती है। यहाँ पे हमारे इंडियन सेक्युलरिज्म में, यानी गवर्नमेंट का या फिर हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का, गवर्नमेंट का या पॉलिटिकल सिस्टम का रिलीजन को सपोर्ट है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, सबको ये कर सकती है। जबकि वेस्टर्न कंट्री में ये काम स्टेट नहीं करता है, ये काम सिर्फ और सिर्फ चर्च करता है। गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करेगी सपोर्ट, यहाँ वहां पे सिर्फ चर्च विल सपोर्ट। वहां पे पोप, ये वो बड़ी बड़ी पोस्ट रखी उन्होंने। तो क्लियर हुआ अभी? रिलीजन का मैटर अलग, उसका अलग। यस, चलो तो चलिए अभी शुरू करते हैं। अभी यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम। तो हमने सोवरेन देखा, सोशलिस्ट देखा, सेक्युलर देखा, अब डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये 2 वर्ड हमें देखना है, और ये 5 वर्ड मिलके हमारे देश का नेचर बनाते हैं। तो नेचर के लिए चौथा वर्ड देखते हैं, डेमोक्रेटिक। आई थिंक डेमोक्रेटिक का मीनिंग सबको क्लियर जरूर है, बट हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी कैसी है ये बता देता हूँ। डेमोक्रेटिक में जाने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि देयर आर 2 टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, 2 तरह की। एक होती है डायरेक्ट एंड एक होती है इनडायरेक्ट। अब आपको क्या लगता है इंडिया की कौन सी डेमोक्रेसी है? यस, वेरी गुड वेरी गुड। इंडिया की डेमोक्रेसी को इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि हम लोग खुद जाके देश को नहीं चला रहे हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स देश को चला रहे हैं। आप खुद जाके नहीं बैठे हो पार्लियामेंट में और वहां पे डिसीजंस नहीं ले रहे हो, योर रिप्रेजेंटेटिव्स आर टेकिंग डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ यू। इसका मतलब हमारी जो डेमोक्रेसी है उसमें हम इलेक्ट करते हैं किसी को और ये लोग देश को चलाते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में डायरेक्टली लोग ही चलाते हैं, डायरेक्टली पीपल जो होते हैं वो रूल करते हैं, वही देश को चलाते हैं। अब आप सोचेंगे भैया ये कैसा पॉसिबल है, आप कुछ भी बता रहे हैं, आप तो बोल रहे हैं कि लोग खुद चलाएंगे। लोग खुद कैसे चला सकते हैं देश को, क्योंकि इतनी सारी पॉपुलेशन है, क्या लाखों लोग जाके पार्लियामेंट में बैठेंगे और देश चलाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब अच्छे से समझ जाए डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है। पहली बात ये क्लियर हुआ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का एक लाइन में मीनिंग। डायरेक्टली, यस, डायरेक्टली लोगों का चलाना एंड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू चलाना, यस, है ना। अब देखिए हम क्या करते हैं,
नाउ तो सिंपल करते हैं और इन चीजों के डेप्थ में जाते हैं। हम डेप्थ में जाते हैं डायरेक्ट वाले। इनडायरेक्ट तो हमें पता है भैया, आपने चुना है किसी को, वो वहां पे बैठ के आपका देश चला रहा है, ये हो गया। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फिलहाल हम दूर रखते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम यहां पे मिटा देते हैं। चलो, हमें इस पे डिस्कशन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा देश है। अब हमको डिस्कशन करने की जिसके ऊपर जरूरत है वो है डायरेक्ट। अब डायरेक्ट कैसे रूल कर रहे हैं लोग यहां पे रूल करने के लिए लोगों के पास 4 हथियार होते हैं, 4 वेपन्स। पहला होता है रेफरेंडम, दूसरा होता है इनिशिएटिव, तीसरा वेपन है जो लोगों के पास है वो है रिकॉल, यस, एंड चौथा जो है वो प्लेबिसाइट। ये है उनके 4 हथियार, रिकॉल, प्लेबिसाइट, इनिशिएटिव एंड रेफरेंडम। ये 4 हथियार के थ्रू लोग देश को चलाते हैं। अब आप सोचोगे कि भाई ये क्या है, इनके मीनिंग क्या है, तो मैं आपको मीनिंग बता दूं, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। रेफरेंडम में मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं, यहां पे हमारे यहां क्या करते हैं, पॉलिटिशियन आपको पूछते हैं क्या कोई लॉ बनाते हो, अब पॉलिटिशियन कोई बिल रख रहा है पार्लियामेंट में, तो लोगों को पूछते हैं कि रखूं कि नहीं रखूं, पूछा है कभी आपसे? नहीं, उनको कुछ भी नहीं करना है। एक बार वो इलेक्टेड हो गए तो वो आपसे कुछ भी नहीं पूछेंगे, अपने डिसीजन खुद लेंगे। वो इनडायरेक्ट होती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में, रेफरेंडम में लोगों को रेफर किया जाता है। कोई भी लॉ बनाने के पहले लोगों को पूछा जाता है। कैसे? तो लोगों को वोट कराने लगाएंगे कि हम ऐसा ऐसा लॉ रख रहे हैं, रखे क्या? लोग बोलेंगे यस, ज्यादा लोगों ने यस बोला तो रखेंगे, दैट इज रेफरेंडम। लोगों को रेफर किया जाता है। दूसरा जो होता है वो है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव में सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि लोग खुद भी बिल प्रपोज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी मैं यहां बैठा हूं, मेरे माइंड में कोई आइडिया आ गई कि भाई ऐसा कोई लॉ बनना चाहिए, सो आई कैन प्रपोज द बिल। कि मुझे लगता है गवर्नमेंट को मैं बोलूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसा ऐसा बिल रखिए, ऐसा लॉ बनाइए, दैट इज इनिशिएटिव। तीसरा जो होता है वो है रिकॉल। रिकॉल में अभी आप लोगों ने गवर्नमेंट को चुन लिया, गवर्नमेंट 5 साल के लिए वहीं पे रहेगी। गवर्नमेंट अभी 5 साल के बाद ही इलेक्शन होगा, तब हारेगी या जीतेगी, दैट विल बी डिसाइडेड आफ्टर 5 years। बट आप वापस तो नहीं बुला सकते गवर्नमेंट को 5 साल के पहले। रिकॉल में जो लोग होते हैं, दे कैन रिमूव द रिप्रेजेंटेटिव। अगर आपको किसी का गवर्नमेंट का रूल पसंद नहीं आ रहा है तो आप उसको रिमूव कर सकते हो। दैट इज अनदर वेपन। एंड फोर्थ वेपन दैट इज प्लेबिसाइट। इसका मीनिंग होता है कि कोई पब्लिक इंपॉर्टेंट इशू अगर है और गवर्नमेंट को किसी पब्लिक इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर काम करना है, तो गवर्नमेंट ये पब्लिक इंपॉर्टेंस वाले इशू में लोगों को पूछेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा कि एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि कोई स्टेट है, फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र या फिर ले लीजिए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक स्टेट बना, दैट इज तेलंगाना। अब तेलंगाना स्टेट बना तब लोगों को थोड़ी ना पूछा गया आपको लगता है तो आप बोलिए हाँ, नहीं तो नहीं। यहां पे लोगों को पूछा जाएगा कि अलग करे क्या, किसमें? हाँ हाँ, वैसा, यस यस, ब्रेक्जिट में। उस तरह से उसको प्लेबिसाइट कहते हैं। अब प्लेबिसाइट हमारे यहां तो है नहीं, इसलिए हमारी डेमोक्रेसी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो 4 चीजें आपको पता चली। पहले यहां लोगों को रेफर करेंगे बिल रखने के पहले, लॉ बनाने के पहले। तो लोग भी बता सकते हैं कौन सा लॉ बनाना है। लोग गवर्नमेंट को कभी भी रिमूव कर सकते हैं और पब्लिक इंपॉर्टेंट इश्यूज पे लोगों को पूछ के ही काम किए जाएंगे। क्लियर? रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसाइट सबको? हाँ, यस यस यस, हाँ हाँ। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्विट्जरलैंड। आप कभी भी एक नाम याद रख लीजिएगा, स्विट्जरलैंड। और आज आपको मैं एक टास्क दे रहा हूं। पहला टास्क आपको, मैंने एक कंट्री का नाम तो आपको बता दिया, स्विट्जरलैंड, बट आपको ऐसे 5 कंट्रीज के नाम लिखना है अपने खुद के नोट्स में या कहीं पे भी लिख के रखना है जो अपने यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी लोगों को देती है। एक मैंने एग्जाम्पल दे दिया, दैट इज स्विट्जरलैंड। ठीक है, सो चलिए, हाँ हाँ। प्लेबिसाइट, प्लेबिसाइट का मीनिंग होता है कोई भी इंपॉर्टेंट इशू, पब्लिक इशू है, उस पे लोगों को पूछा जाएगा। फॉर एग्जांपल, आज इंडिया को वॉर करना चाहिए कि नहीं पाकिस्तान के साथ, इंडिया को कुछ टेरिटरीज पाकिस्तान को दे देना चाहिए कि नहीं, गवर्नमेंट ने यहाँ पे लॉकडाउन लगाना चाहिए कि नहीं, ऐसे यहाँ पे लोगों को रेफर, प्लेबिसाइट में लोगों को पूछा जाता है। एंड लोग अगर 50%, मेजोरिटी ऑफ लोग अगर हाँ बोल रहे तो ही वो काम किया जाता है। क्लियर? यस यस। रेफरेंडम में लॉ से रिलेटेड, ये याद रखेगा, दैट इज द मेन डिफरेंस। ये इशू से रिलेटेड है एंड रेफरेंडम इज रिलेटेड टू लेजिस्लेशन। ठीक है, ये क्लियर? इनिशिएटिव मींस पीपल कैन प्रपोज अ बिल, है ना, लोग खुद यहां पे प्रपोज कर सकते हैं किसी बिल को, लॉ क्या बनना चाहिए उसको। यहाँ पे गवर्नमेंट प्रपोज करेगी और गवर्नमेंट लोगों को पूछेगी। यहाँ पे लोग खुद बोलेंगे। मैंने बताया जैसे कि मैं यहाँ बैठा और मुझे लग रहा है कि कंपनी में, कंट्री में ऐसा ऐसा लॉ बनना चाहिए, तो आई विल सजेस्ट द गवर्नमेंट कि आप ऐसा ऐसा लॉ बनाइए। ठीक है, यस यस यस, थैंक यू। हाँ हाँ,
यस, परमिटेड, यस इट इज परमिटेड, बट गवर्नमेंट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट। अगर अभी हिंदू लोगों ने बोला कि हमारे टेंपल के लिए आप ग्रांट दीजिए, तो उन्होंने अगर दी है, तो कल जाके अगर मुस्लिम्स बोलेंगे कि हमारे इंस्टीट्यूट बनाने के लिए दीजिए, तो गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड देम फिर द सेम मीन्स हेल्प और सेम सपोर्ट टू दैट रिलीजन ऑल्सो। मीन्स गवर्नमेंट कैन हेल्प बट इक्वली फॉर एवरी रिलीजन। जो भी बोलेगा उसको फिर गवर्नमेंट हेल्प करनी चाहिए। क्लियर? यस यस, ओके, सो यहां तक की चीजें हमें पता चली। हाँ, यस, यस, नहीं, सोशलिस्ट, economic socialist, no, in economic socialist only government will take decisions. In capitalist democracy, in capitalist economy, government उसमें नहीं सोचेगी। गवर्नमेंट का जीरो इंटरफियरेंस इन कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी, एंड गवर्नमेंट टोटली गवर्नमेंट का ही काम रहेगा, दैट इज सोशलिज्म। एंड इन पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ओनली कि सोसाइटी में जो चीजें खराब है उसको ठीक करना, जस्ट लाइक किसी को इक्वालिटी नहीं मिल रही है, दैट इज नॉट रिलेटेड टू मनी, related to some problems of the societies, issues of the society, that is democratic socialism. And related to economy means related to finance and all, that is economic socialism. Okay, yes yes, okay, so yahan pe 1 2 3 4 और फिफ्थ वन इज रिपब्लिक। रिपब्लिक का मीनिंग क्या होता है मैं आपको उसके पहले ये बता दूं, क्या आप एक ऐसे देश का नाम बता सकते हैं जो रिपब्लिक नहीं है? सबसे फेमस देश, yes, very good, UK, Britain. It is not republic yet. रिपब्लिक का मीनिंग होता है जो हेड होता है ऑफ द स्टेट, स्टेट यानी देश की बात कर रहा हूं, वो व्यक्ति इलेक्टेड नहीं होता है। इलेक्टेड नहीं होना उसका मतलब, रिपब्लिक नहीं होना उसका मतलब होता है मोनार्क। हम जो है वो रिपब्लिक है क्योंकि हमारे हेड ऑफ द स्टेट जिनका नाम है प्रेसिडेंट साहब, वो इलेक्टेड है, इनडायरेक्टली जरूर होंगे बट इलेक्टेड है। उनका बेटा ही प्रेसिडेंट बनेगा ऐसा नियम नहीं है। राजा का बेटा राजा बनेगा, दैट इज मोनार्की। और कोई भी जनता, हम लोगों में से कोई एक कल प्रेसिडेंट बन सकता है, दैट इज रिपब्लिक नेशन। क्लियर? रिपब्लिक, ठीक है? हाँ, यस यस, हाँ, तो कल जाके देखेंगे जिस जिस कंट्री में राजा या रानी रूल कर रहे हैं वो कंट्री रिपब्लिक नहीं है। और हम ऐसा कह सकते हैं क्या, एक ही क्वेश्चन है आपको, कि हम 1947 के पहले रिपब्लिक नहीं थे? कह सकते हैं आप? यस, आप ये भी कह सकते कि हम 1950 के पहले भी रिपब्लिक नहीं थे, क्योंकि हमने तभी भी एक जो हमारे गवर्नर जनरल उनको इलेक्टेड अब तक नहीं किया था। जिस दिन हमने इलेक्ट किया, आपको मैंने बताया 24 जनवरी 1950 को इलेक्शंस के द्वारा हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपने देश का पहला प्रेसिडेंट चुना था, और उन्होंने 26 जनवरी को अपनी शपथ ली थी। यानी हम रिपब्लिक किस दिन हुए आपको पता है, वी गॉट रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमने अपने हेड ऑफ द स्टेट को इलेक्टेड किया था। क्लियर सबको ये? क्योंकि आप देखिए कैसा होता है ना, लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, उनको पता ही नहीं कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन हमने अपने हेड ऑफ द स्टेट को इलेक्ट किया था। आज आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, है ना? इसीलिए मैं आपको पूछता हूं 1 2 3 4 एंड 5, ये अभी एक बार सिर्फ यस बोल दीजिएगा और मैं समझ जाऊंगा, आपको नेचर हमारे देश का पता चल गया। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये 5 वर्ड आपको क्लियर हुए सबको? यस, हो गया। अब कोई आकल जाके आपको पूछे कि आपका देश कैसा है, कोई बाहर के कंट्री से आपका देश कैसा है, तो आप सीधा बोल सकते सोवरेन, सेक्युलर, सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सिंपल, है ना? दिस इज द नेचर ऑफ आवर स्टेट। पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं। इसलिए तो मैं बोलता हूं जिसको प्रिएम्बल का मीनिंग पता चल गया ना, वो ऐसा ही बता सकता है कि हमारा देश कैसा है। इतनी चीजें आपको यहां पता चल जाती है। तो चलिए, आपको ये 5 वर्ड्स क्लियर हुए, और डिटेल अब और डेप्थ में जाते हैं प्रिएम्बल के अंदर के वर्ड्स में। अंदर लिखा है उन्होंने जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, और उसके पहले क्या लिखा है देखिए, तो सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, यानी सिटीजन को क्या क्या मिलने वाला है इस देश में? जस्टिस मिलने वाली है, सिटीजन को लिबर्टी मिलने वाली, सिटीजन को इक्वालिटी मिलने वाली, सिटीजन को फ्रैटर्निटी मिलने वाली। भाई ये है क्या? पहले इनका एक एक लेमन लैंग्वेज में मीनिंग बता देता हूं। जस्टिस यानी न्याय मिलना, मैं हूं या कोई रिच व्यक्ति है, दोनों भी एक जैसा ही, दोनों को न्याय मिलेगा, दोनों को एक जैसा ही जस्टिस मिलेगा। दूसरा इज लिबर्टी, लिबर्टी यानी फ्रीडम, मेरे लिए क्या करना है, दैट आई कैन डिसाइड बाय माई सेल्फ, दैट इज आई हैव माई लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी, लिबर्टी, फ्रीडम। इक्वालिटी यानी सब एक समान है, सब एक जैसे हैं, दैट इज इक्वालिटी। एंड फ्रैटर्निटी यानी बंधुता, हम सब इस देश के जो सिटीजन हैं, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स,
ये होती है फ्रैटर्निटी। मैं हर एक देश के व्यक्ति को अपना भाई या बहन मान के चलूंगा, दैट इज फ्रैटर्निटी। तो ये चार वर्ड्स के लेमन लैंग्वेज में मीनिंग बताएं। अब डेप्थ में जाते हैं। चलिए डेप्थ में अगर हम जाते हैं 4 वर्ड्स के मीनिंग को लेके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि यहाँ पे रिपब्लिक के बाद आते हैं जस्टिस में। जस्टिस के सामने क्या क्या लिखा है? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। सोशल मीन्स रिलेटेड टू सोसाइटी, इकोनॉमिक यानी रिलेटेड टू पैसा, आपको पता है ना, तो वही सब है। एंड फाइनेंस या हम ये सब कह सकते हैं, या फिर रिलेटेड टू मनी यानी इकोनॉमी आ गया। पॉलिटिकल यानी सिस्टम, रिलेटेड टू सिस्टम हम कह सकते हैं। अब 3 चीजों को जान लेते हैं। सोशल जस्टिस मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। सोसाइटी से जुड़े हुए, मैंने कहा सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा। गवर्नमेंट किसी को भी अलग अलग ट्रीट नहीं करेगी, दैट इज सोशल जस्टिस। सेकेंड वन इज इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस यानी बेसिक नीड्स जो है लोगों की वो फुलफिल की जाएगी। रोटी, कपड़ा, मकान, है ना, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। गवर्नमेंट विल ऑलवेज ट्राई। अब ये तो नहीं है कि 100% हो ही गया, बट गवर्नमेंट एवरी टाइम कीप्स ऑन ट्राइंग कि हम ये सब लोगों को दे सके। सो इकोनॉमिक जस्टिस उसे कहते हैं। और दूसरा इक्वल अपॉर्चुनिटी। फॉर एग्जांपल यूपीएससी की जगह निकली है, आप लोग यूपीएससी का इतना कहना है जितने ग्रेजुएटेड लोग हैं या एज लिमिट वाले क्राइटेरिया उन्होंने जो भी क्राइटेरिया रखा है वो सब लोग इसके लिए अपीयर हो सकते हैं। तो उसमें यूपीएससी कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। जितने लोग ग्रेजुएट है और जो एज लिमिट में आ रहे हैं वो सभी अटेम्प्ट दे सकते हैं। आपको तो ये चीज अच्छे से पता है। इसका मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी हर एक व्यक्ति को दी जा रही है। गवर्नमेंट में जॉब करने की, गवर्नमेंट में सर्विस देने की, हर चीज की इक्वल अपॉर्चुनिटी आपको दी जाएगी और आप खुद की जरूरतें खुद फुलफिल कर सकते हो, ये भी आपको न्याय मिलेगा। सो दैट इज इकोनॉमिक जस्टिस। थर्ड वन इज पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल यानी आप पॉलिटिकल वाली चीजें आपको पता है, हर एक व्यक्ति जो 18 साल के ऊपर हो गया उनको राइट टू वोट है। आपको इच्छा हो रही तो आप इलेक्शन को लड़ भी सकते हो। यू कैन ऑल्सो कंटेस्ट इलेक्शन, यू कैन ऑल्सो होल्ड द पब्लिक ऑफिसेस। आपको लग रहा है पब्लिक ऑफिस होल्ड करना है तो इलेक्शन लड़िए, चुन के आ जाइए, मिनिस्टर बन जाइए या एमपी बन जाइए, जो बनना है वो बनिए, आप होल्ड कर सकते हैं पब्लिक ऑफिस। सभी को यह मौका अगर दिया जा रहा है, इसका मतलब हमें यहाँ पे पॉलिटिकल जस्टिस भी मिली है। सो जस्टिस 3 तरह की, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, है ना। तो ये 3 चीजें हम लोगों को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये आपको यहां क्लियर होता है। क्लियर? चलिए आगे। यस, वेरी गुड। सो चलिए आगे चलते हैं। यस, क्योंकि इसको इसलिए अच्छे से आपको समझ के ना अगले, और ये ना प्रीएम्बल कैसा है बताता हूँ। प्रीएम्बल जब आप पढ़ते हो ना, इसको पूरा समझ लोगे ना, तो आपके एरिया में या फिर आपके जो भी जूनियर्स होंगे या जो भी आपके आसपास जो स्कूल गोइंग लोग होंगे उनको आप ये चीज़ों के मीनिंग समझाइए। आप खुद भी और भी इसको अच्छे से याद रख पाओगे। समझा देना मीनिंग, उनको भी पता चले देश कैसा है। लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अब इतनी चीज़ों की लिबर्टी मिली है, यानी इतनी चीज़ों का फ्रीडम मिला है। अब लिबर्टी की बात करूँ तो फ्रीडम मिला है हमें इन सब चीज़ों का। फ्रीडम क्या क्या मिला है? फ्रीडम हमें मिलता है दैट इज थॉट। आपको जो सोचना है आप सोच सकते हो। मैं आपके सोच के अंदर, आपके अंदर घुस के आपके सोच को नहीं रोक सकता। आप अगर मेरे बारे में जो सोचना है आप खुद सोच सकते हो। यू हैव दैट फ्रीडम। आपको विश्वास रखना है जिस पे बिलीफ, आप उस पे बिलीफ रख सकते हो। आपको जिस पे फेथ है आप उस पे भी रख सकते हो। जिसको जो रिलीजन पसंद है, जिसको जो भी है, वो उसके ऊपर फेथ रख सकता है, कंप्लीट ट्रस्ट कर सकता है ना। यू कैन ट्रस्ट, या फिर हम कहेंगे कि कोई भी चीज, वो कोई भगवान हो या जो भी हो, आपको जैसे वर्शिप करना है वैसे आप कर सकते हैं। जैसे किसी की पूजा करनी है वैसे आप कर सकते हो, जिस भी तरह से। इसके लिए आपको कोई रोकेगा नहीं। आपको लग रहा है फूल डालना है, फूल डालिए। आपको लग रहा है दिया जलाना है, दिया जलाइए। आपको लगता है कि कुछ भी नहीं, सिर्फ हाथ जोड़ना है तो हाथ जोड़िए। ये सब आपको लिबर्टी दी गई है, ये हमें मिलती है। इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इन चीजों का फ्रीडम देता है, दैट इज लिबर्टी। लिबर्टी में 4 चीजें मैंने यहाँ जो बताई है, थॉट, सोचने का, एक्सप्रेस करने का, बिलीफ, फेथ और वर्शिप। एक्सप्रेस भी आप कर सकते हो, आप राइटिंग्स के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हो। जो भी आपके विचार है उसको आप किसी को बता के एक्सप्रेस कर सकते हो, आप इशारे से एक्सप्रेस कर सकते हो। यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ। और वो हम आर्टिकल 19 के वक्त इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, लिबर्टी को। इट विल स्टडी इन आर्टिकल 19। हाँ, यस, हाँ। बिलीफ और फेथ में ऐसा कोई बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं हम कह सकते हैं, बट एक कैसा होता है कि एक विचारों के लिए हम कह सकते हैं, है ना। अब मैं जैसे कि मेनली ये कह रहा हूँ कि देखो, दोनों भी चीज़ें ट्रस्ट से रिलेटेड ही हैं। अब कौन सी चीज़ें, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि विचार, मेरे विचार पे आपको विश्वास है या नहीं। और दूसरा हम कह सकते हैं फेथ, यानी फेथ इज रिलेटेड टू, या फिर हम उसको कर सकते हैं रिलेट अपने भगवानों के को मानने के विचारों से, ऐसा। ठीक है, एक जो नॉर्मल विचार है उसको मानने से, और एक
फेथ यानी जनरली हम रिलीजन से जोड़ते हैं उसको, ठीक है, क्लियर, यस। आइडियोलॉजी, हाँ, सोच, या फिर कोई आइडियोलॉजी है, सोच है, वो कहीं की बनी हुई, उस पर आप विश्वास रख रहे हैं, उस पर आप ट्रस्ट कर रहे हो, वैसा, यस, ये हो गया, यस, ये हो गई हमारी, हाँ, यस। लिबर्टी और फ्रीडम में डिफरेंस, हम देखिए बहुत बड़ा कोई डिफरेंस दोनों में फिर से नहीं है, दोनों भी वर्ड एक आसपास आ सकते हैं, बट ये जो है इसको मैं आपको तब अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा जब हम फंडामेंटल राइट में जाएंगे। फंडामेंटल राइट में पर्सनल लिबर्टी वाला एक है, दैट इज आर्टिकल 21, और एक राइट टू फ्रीडम है, दैट इज 19। उस वक्त मैं आपको और अच्छे से बता पाऊंगा। सो वहां पे ये क्वेश्चन अभी लिख के रखे और वहां पे फिर मुझे एक बार फिर से पूछ लेगा, जब वो हम डिस्कस करेंगे तो वहां पे बराबर आपको वो चीजें समझ जाएगी, ठीक है, यस यस। चलिए उसके बाद हम आगे आते हैं। अब हम जब आगे आते हैं तो आगे आपको मैं ये बता देता हूं कि इक्वालिटी क्या होती है। इक्वालिटी तो आपको बताने की वैसे बहुत बड़ी जरूरत तो नहीं है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, ये वर्ड्स यहाँ पे लिखे। इक्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो इक्वालिटी मींस अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन, यानी किसी भी व्यक्ति को, जितने भी सोसाइटी में, उनमें से किसी को भी स्पेशल कोई राइट्स नहीं होंगे, सबको इक्वल राइट्स होंगे और सबको एक जैसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। मैंने आपको बताया यूपीएससी की जगह निकले, सबको अपॉर्चुनिटी है कि आप फिल कर सकते हैं, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि नहीं आप मुस्लिम हो आप नहीं कर सकते, आप क्रिश्चियन हो आप नहीं कर सकते, आप हिंदू हो आप नहीं कर सकते, नॉट लाइक दैट, नो डिस्क्रिमिनेशन। तो अपॉर्चुनिटी सबको इक्वल मिलेगी और सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। दिस इज नथिंग बट द इक्वालिटी। इसके भी कुछ एक्सेप्शन है, दैट वी विल स्टडी इन आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 पढ़ते वक्त मैं आपको बताऊंगा कुछ कुछ एक्सेप्शन जरूर है, बट हम नॉर्मली देखेंगे तो सब इक्वल ही है, दैट इज इक्वालिटी। और इक्वालिटी के बाद आखिरी आता है फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी, हाँ, यस, हाँ, ओवरलैपिंग जरूर है। ओवरलैपिंग इसीलिए है क्योंकि दोनों लॉ के सामने ही इक्वल बना रहे दोनों को। अब बहुत ओवरलैप जरूर होता है, बट एक इसमें अगर देखा गया तो एक इसमें न्याय मिलना है और एक इसमें समानता देना है ना। एक है, एक प्रोसेस है जिसमें जस्टिस लोगों को डिलीवर हो रही है और दूसरे इसमें हम लोगों के साथ जस्टिस किया जा रहा है। एक में हम कह सकते हैं कि लोगों को इक्वालिटी दी जा रही है, बोलने के सिर्फ तरीके अलग अलग, बाकी दोनों ओवरलैप करेंगे ही मीनिंग में, है ना। ये एकदम ओवरलैपिंग है, जैसे बिलीफ और फेथ है ना, उसी तरह के है ये दोनों। ओके, उसके बाद हम आएंगे, यस, ओके, यस यस, उसके बाद हम आएंगे फ्रैटर्निटी में। फ्रैटर्निटी यानी ब्रदरहुड, मैं आपको बता चुका, बंधुता, ब्रदरहुड, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल को डिग्निटी के साथ यहाँ पे रहने का मौका मिलेगा, ये यहाँ पे कहा जाता है। अब डिग्निटी के साथ सबको रहने के लिए मिल रहा है, ऐसा मैं कहूंगा। यानी डिग्निटी यानी हम कह सकते हैं कि ऑनर और रेस्पेक्ट के साथ, रेस्पेक्ट ये वर्ड आप यूज कर सकते, सबको एक रेस्पेक्ट मिलेगा सोसाइटी में, किसी को इंसल्ट करके नहीं यहाँ रखा जाएगा, और देश में यूनिटी लाई जाएगी और इंटीग्रिटी लाई जाएगी। यूनिटी ये कैसी होती है, तो यूनिटी ये कुछ सेक्शंस के बीच में होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जैसे रिलीजन के बीच में जो होती है उसे यूनिटी कहते हैं, और उसी तरह से दूसरा वर्ड जो आता है उसे इंटीग्रिटी कहा जाता है। तो इंटीग्रिटी यानी अखंडता हम जिसे कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इंटीग्रिटी यानी पूरा एक देश, पूरा एक जुड़ा हुआ, यानी ये दो स्टेट्स के बीच में हम कह सकते हैं, दो स्टेट्स के बीच में हम खुद को अनडिवाइडेड और होल फील करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं महाराष्ट्र का हूं, आप यूपी के हो, आप जम्मू कश्मीर के हो, कोई राजस्थान का है तो भैया मैं महाराष्ट्र वाला ही, मुझे महाराष्ट्र ही सब कुछ है, ऐसा नहीं। मेरे लिए मैं इस इंडिया का और मेरे लिए इंडिया ही सब कुछ है, ये होती है इंटीग्रिटी। और यूनिटी यानी क्या, कि हम सब इंसान हैं। होगा रिलीजन, आप मुस्लिम होंगे, कोई हिंदू होगा, कोई क्रिश्चियन होगा, होंगे सब, बट आखिरकार सब इंसान है और हमें एक दूसरे के साथ एकता यानी यूनिटी के साथ रहना चाहिए। तो इसी से आती है, इसी को कहते हैं ब्रदरहुड वाली फीलिंग, इसी को कहते हैं भाई बंधुता, भाईचारा, है ना। कोई भी स्टेट का रहे, कोई भी रिलीजन का रहे, हम सब रेस्पेक्टफुली एक दूसरे के साथ रहेंगे, दैट इज फ्रैटर्निटी। और सच में रहना चाहिए। हमारे देश का मेन प्रॉब्लम है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, हमको इसको पूरा रखना चाहिए अच्छे से। जब हम स्टैंड करेंगे स्ट्रांग, तभी हम दूसरों से लड़ने की ताकत रखते हैं। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। जब हम बट जाते हैं ना, हम गिर जाते हैं। जब हम एक हो जाते हैं ना, हम स्ट्रांगली खड़े हो जाते हैं। ये आपको याद रखना है ना। तो ये सब यहाँ पे हमें देखने मिलता है। सो यहाँ पे हो गए ये सब वर्ड्स, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। तो एक बार आपकी आवाज क्लियर? यस यस। सो अब देखेंगे, यस, थैंक यू। तो अब देखिए, अब
अब मैं आपको ये बता दूं कि फर्स्ट टाइम अमेंड हुआ है हमारा प्रीएम्बल, आपको पता है, मैंने बताया अमेंड कर दिया गया, अमेंड करके उसमें 3 वर्ड्स डाले हैं। अब कभी काफी बार ये पूछा गया क्या ये कोई चीजों को अमेंड किया जा सकता है क्या, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आया कि जिसको हम बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, तो उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर तो ये भी बताया था कि इसको आप अमेंड नहीं, तो यहां से आप कोई चीजें काट नहीं सकते, पहले ही मैं बताता हूँ। यहां आपको अच्छी चीजें ऐड करनी है तो देन इट इज ओके, बट आप यहां से ऐसे इसको कट कर दिया, अमेंड करके डेमोक्रेटिक को, रिपब्लिक को कट कर दिया, यू कांट डू दिस, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली बताया इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। सो ये है पहली बार केशवानंद भारती केस में आया था। ये सब हम फंडामेंटल राइट्स के वक्त डिस्कस करेंगे, विल डिस्कस दिस ड्यूरिंग द फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि अमेंड कैन बी अमेंडेड सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट नो अमेंडेड कैन बी डन टू द बेसिक फीचर्स। हाँ, तो अमेंड हो सकता कि नहीं, तो अमेंड हो सकता है, इसमें कुछ चीजें ऐड की जा सकती है, बट आप इसके बेसिक फीचर को अमेंड करके खत्म नहीं कर सकते। जैसे हमारे कंट्री का बेसिक फीचर है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी वर्ड को अमेंड करके आप कैंसिल नहीं कर सकते, रिपब्लिक ये वर्ड को आप कैंसिल नहीं कर सकते, सेक्युलर वर्ड को कैंसिल नहीं कर सकते। ये आपको ऐड करने अच्छे वर्ड्स तो आप कीजिए, बट अच्छे वर्ड्स, ठीक है, जो हमारे कंट्री के फीचर्स को खराब ना करे, ठीक है, तो ये यहां पे हो सकता है। सो अमेंडमेंट इज पॉसिबल बट विदाउट डिस्टर्बिंग द बेसिक फीचर्स, आप ये कर सकते हैं। दिस इज अबाउट द प्रीएम्बल। ओके, सो चलिए प्रीएम्बल को आप पढ़ लेते हैं, एक बार आप लोग बोलेंगे, है ना, आपने फोन म्यूट ही रखेंगे और मेरे साथ साथ बोलेंगे, अब आपको पूरी चीजें समझ गई है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, दैट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and to give ourselves this constitution। ये है हमारा प्रीएम्बल।